हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर जो है डी तथा एफ ब्लॉक का तत्व। इस चैप्टर का ये पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो है संक्रमण तत्व, या इसे हम डी ब्लॉक के तत्वों के नाम से भी जानते हैं। तो संक्रमण तत्व क्या होता है पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद मैं बता दूं कि संक्रमण तत्वों का अभिलक्षण, या हम कह सकते हैं गुण, या हम कह सकते हैं विशेषताएं क्या होती हैं, इस पर भी पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ये मैं आपको बता दूं 2015 से लेकर लगातार ये क्वेश्चन 2024 तक पूछा गया है। ये हर वर्षों में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है संक्रमण तत्वों की अभिलक्षण, या हम कह सकते हैं इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, क्या इसका गुण होता है। तो इन सभी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभी 4 नंबर और कभी कभी 5 नंबर में पूछा जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मैं आपसे एक ही बात रिक्वेस्ट करूंगा कि हद से हद ये कितने 15 से 16 मिनट का ये वीडियो होगा, आप वीडियो का अंत तक बने रहें। आप अभी 5 नंबर कंफर्म कर लीजिए इस टॉपिक को पढ़कर, समझ रहे हैं ना। तो चलिए एक एक बात को हम समझते हुए चलते हैं। तो सबसे पहली बात आता है कि संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक का तत्व कहते किसे हैं। संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक का तत्व कहते किसे हैं, अब इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है, कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। कहा जा रहा है कि आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 इंटू डी उपकोष में प्रवेश करता है। ठीक है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। देखिए डी ब्लॉक का तत्व कहे या संक्रमण तत्व कहे, दोनों बात एक ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने नीचे लिखा है इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक का जो तत्व होता है वो एस व पी ब्लॉक के बीच में होता है। तो मैंने यहाँ पे पढ़कर कुछ आपको प्रस्तुत किया है, कुछ आपको सुनाया गया है। आपको समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो हमने समझाना स्टार्ट किया है, अब आपको मैं फिगर से समझाऊंगा, आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए मैं फिगर आपको बता दूं कि फिगर कैसा है। देखिए आवर्त सारणी में ऐसे कहता तो शायद आप समझ नहीं पाते आवर्त सारणी। यहाँ पे मैं एक आवर्त सारणी ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए जी, यहाँ पे मैंने एक आवर्त सारणी आपको यहाँ पर ले लिया है। अब इससे आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ साइड में थोड़ा सा। ठीक, देखिए यहाँ पे तो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, पीरियोडिक टेबल है जिसे हम आवर्त सारणी कहते हैं। तो आवर्त सारणी में कितने, देखिए 18 आवर्त होते हैं इस प्रकार। देखिए ये जो है इसको आवर्त कहेंगे। ठीक है, देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, अंत में 18। तो 18 इसमें क्या होता है, आवर्त होता है। और 7 क्या होती हैं, श्रेणियां होती हैं। श्रेणियां मतलब 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये 7 इसमें श्रेणियां होती हैं। तो आपको सबसे पहली बात ये याद रखना है कि जो आवर्त होता है, ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा पोस्ट में लिख दे रहा हूँ कि आवर्त, ये इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो आवर्त इस तरीके से होगा तो उसे आवर्त कहेंगे, 18 होता है। और श्रेणियां कितनी होती हैं, श्रेणियां जिसे हम वर्ग भी कहते हैं, तो श्रेणियां जो आपकी होती हैं वो 7 होती हैं। तो इससे आपको कंफ्यूज अब नहीं होना है। तो देखिए यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। तो आवर्त सारणी में ये क्या है, वर्ग है। ठीक है, सॉरी, श्रेणियों को वर्ग नहीं, का आवर्त को ही वर्ग कहते हैं। तो कह रहा है कि आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को, ये वर्ग 3 है ना, तो यहां से लेकर, ठीक है, यहां से लेकर, ठीक है, यहां से अदर कलर में चूज कर लूं। देखिए ये आवर्त सारणी 3 है, तो यहां से लेकर यहां तक 12 तक के ये जितने भी यहाँ पे तत्व हैं, ये टोटल
यहाँ से आपको दिख रहे हैं स्कैंडियम 21 से लेकर यहाँ पर जिंक 30 तक है, फिर से वाई 39 से लेकर CD 48 तक, फिर से यहाँ पर ये क्या है जो Ln होता है क्या होता है 57 से लेकर जो Hg जो पारा होता है ये 80 तक होता है, फिर से 79 से लेकर फिर से 112 तक होता है। तो ये टोटल यहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये बीच वाले जितने भी हैं इसे ही हम कहते हैं डी ब्लॉक का तत्व। तो यहाँ पे आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को, वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को ही हम डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 इंटू डी उपकोष में प्रवेश करता है। मैं आपको बता दूं, ये अगर ना समझ में आए तो समझ जाइए, ठीक है। देखिए समझना इसमें ये है कि हम जानते हैं परमाणु का ये नाभिक है, नाभिक की ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये मान लेते हैं तीसरी कक्षा है, ये 3 कक्षाएं हैं। तो मान लेते हैं इस तरीके से यहाँ पे अनंत इस तरीके से कक्षाएं होंगी, ठीक है। अनंत में ही अभी तक तो जितने कक्षाएं, जितने परमाणुओं की खोज किया गया है उसमें अधिक से अधिक 7 कक्षाएं होती हैं। बट मान लेते हैं अंतिम जो कक्षा है वो n है, अंतिम कक्षा मान लेते हैं ये है, तो इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। तो अंतिम से एक पहले आएंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, n में से 1 घटा देंगे, तो ये वाली कक्षा क्या हो जाएगी, n-1 हो जाएगी। फिर से ये कक्षा आ गया तो इसको हम क्या कहेंगे, n-2 कहेंगे। तो यहाँ पे ये होता है कि क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1, तो n-1 मतलब अंतिम से 1 कक्षा पहले वाले जो कक्षाएं होंगे उसके डी उपकोष में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है ये सब क्लास 11th में आपको पढ़ाया गया है, यदि आपने पढ़ा होगा तो सब समझ में आएगा। यहाँ पे मैं आपको ऊपर ही बता सकता हूँ, अगर मैं डीप में जाने लगा तो मैं दूसरे टॉपिक पे पहुंच जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, उपकोष क्या होता है, तो इन सभी पे मुझे डिस्कस नहीं करना है, हमें तो संक्रमण तत्व पढ़ना है। तो अभी के लिए फिलहाल आप इतना समझिए कि आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 तक के ये तत्वों को हम डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। इनका क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 इंटू डी उपकोष में प्रवेश करता है, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखना है। मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे, ज्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब समय नहीं रहा, ठीक है ना, समय अब रहा नहीं, आप परेशान होंगे फालतू में ही, अब समझ में आएगा नहीं। अगर समझना है क्लास 11th का बैच स्टार्ट हो गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको 12th का मिलेगा, सॉरी क्लास 11th का हमारा मेन चैनल है एक ब्रदर सर स्टडी नाम से, तो वहां पे जाकर क्लास 11th की पढ़ाई आप चाहें तो कर भी सकते हैं, बट अभी क्लास 12th में है तो क्लास 12th पर ही फोकस करें। तो ये आप समझ गए ना, वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 इंटू डी उपकोष में प्रवेश करता है, और इन्हें ही संक्रमण तत्व भी कहते हैं, इन्हें ही हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं, क्योंकि जो डी ब्लॉक का तत्व होता है, यहां से वर्ग 3 से इतने तक को हम क्या कहेंगे, डी ब्लॉक कहते हैं। तो जो डी ब्लॉक का जो तत्व होता है, डी ब्लॉक का तत्व वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होता है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच का मतलब क्या है कि 1 और 2, ये पहला दूसरा आवर्त जो होता है, पहले और दूसरे आवर्त को हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, हम एस ब्लॉक कहते हैं। और 13 से लेकर 18 तक को यहाँ पे हम किसको क्या कहते हैं, पी ब्लॉक कहते हैं। और जो नीचे ये आपको 2 श्रेणियां दिखाई दे रही हैं, ये दोनों, इसको हम एफ ब्लॉक कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक कहते हैं। समझ रहे हैं ना, तो इसे डी ब्लॉक कहते हैं वर्ग 3 से 12 तक के। तो देखिए ये डी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक का जो तत्व है ये वर्ग जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है कि नहीं है, तो वही बात कहा जा रहा है कि इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक का तत्व जो होता है वो एस व पी ब्लॉक के बीच में होता है, एस व पी ब्लॉक के बीच में होता है। मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे, ये बात आप याद रखेंगे। इसमें याद रखेंगे कि डी ब्लॉक में कितनी श्रेणियां होती हैं, यहां पे आप लिख लेंगे कि डी ब्लॉक में डी ब्लॉक में
4 क्या होती हैं, श्रेणियां होती हैं। कौन कौन सा, तो देखिए पहला यहां से श्रेणी स्टार्ट हो रहा है। देखिए ये पहली श्रेणी है, ये है पहली श्रेणी, ये है दूसरी श्रेणी, ये है तीसरी, ये है चौथी, ये है पांचवी, ये है छठवीं, ये है सातवीं। तो देखिए डी ब्लॉक ये है, तो यहां से स्टार्ट हो रहा है ना स्कैंडियम 21 से, तो स्कैंडियम 21 के सीधे में हम देखें तो 4 है, तो मतलब 4D श्रेणी। पहला जो होता है वो होता है 4D श्रेणी, ठीक है। फिर से अगला आता है 5D, 6D और 7। तो ये 4 इनकी श्रेणियां होती हैं। 4D और फिर से 5D श्रेणी, फिर से 6D श्रेणी और 7D श्रेणी। तो ये 4 श्रेणियां होती हैं डी ब्लॉक के, ठीक है, जो 4D श्रेणी, 5D, 6D और 7D। 4D श्रेणी में आपको याद रखना है कि जो 4D श्रेणी होता है इसमें तत्व स्कैंडियम मतलब Sc 21 से लेकर आपको कहां तक, जिंक 30 तक इसमें होते हैं, जिंक 30 तक होते हैं। उसके बाद देखिए 5D श्रेणी में 39 से लेकर कहां तक होते हैं भैया, 5D श्रेणी में मतलब Y39 से लेकर आपका हो जाएगा CD 48 तक, ठीक है। अगला आता है 57, ठीक है, तो LA 57, से लेकर क्या होता है HG क्या होता है 80 तक होता है। अब फिर से यहाँ पे 79 से लेकर 89 से लेकर क्या होता है CN 112 तक होता है। तो ये सभी तत्व हैं, तो इन सभी को आपको याद रखना है, ठीक है जी। ये आप याद रखेंगे, AC हो जाएगा यहाँ पे कौन सा तत्व होगा, AC 89। ये अभी उस टाइम पे जब ये पीरियोडिक टेबल बनाया गया है उस टाइम पे ये खोज नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पे 2 रिक्त स्थान छोड़ा गया है, ठीक है। तो इतनी बात आप समझ गए हैं, ये आप लिख लीजिएगा इसके नीचे। उसके बाद चलिए अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ले लिए होंगे। देखिए एक बात मैं बता दूं, आपको क्या लिखना है। देखिए ये फिगर आपको बनाना अनिवार्य नहीं है, आप नहीं बनाएंगे, ठीक है। आप यहां से लेकर सबसे पहले यहां तक लिखेंगे, उसके बाद लिखिएगा डी ब्लॉक में 4 श्रेणियां होती हैं। उसके बाद आप सिंपल वे में 4D श्रेणी, 5D, 6D, 7D श्रेणी लिखेंगे। आप केवल स्कैंडियम 21 से लेकर 30 तक ऐसे बस शॉर्ट में आप लिखते हुए चलकर यहां तक आप लिख देंगे, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, कैसे हम लिखेंगे, कैसे हम एग्जाम में प्रस्तुत करेंगे अपने कॉपी में, जिससे हमें अच्छा नंबर मिले। समझ रहे हैं ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका जो विशेषताएं होती हैं, अभिलक्षण होता है, उसको जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है संक्रमण तत्वों के अभिलक्षण, या हम कह सकते हैं इनकी विशेषताएं। तो इनकी तो निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे हमने, आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। निम्नलिखित विशेषताएं या विलक्षण होती हैं। टूट गया है, दिक्कत हो गया है। चलिए अब एक एक करके हम समझते हुए यहाँ पे थोड़ा सा चलते हैं। थोड़ा सा मैं इधर कर ले रहा हूँ, ठीक। एक एक करके समझते हुए चलते हैं। पहला है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 इंटू डी उपकोष में प्रवेश करता है, ठीक है। तो पहली बात आप समझ गए हैं, ये तो पहले हमने परिभाषा में ही बताया है कि संक्रमण तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 इंटू डी उपकोष में प्रवेश करता है, याद रखेंगे। दूसरा कह रहा है कि यह संक्रमण धातु होते हैं, मतलब संक्रमण तत्व होंगे वो संक्रमण धातु होते हैं, ठीक है। और यह अति कठोर व कम वाष्पशील होते हैं।
अति कठोर का मतलब बहुत अधिक कठोर होते हैं, ठीक है, जैसे कि लोहा होता है उस तरीके का। तो ये बहुत अधिक कठोर होंगे और कम वाष्पशील होंगे। कम वाष्पशील का मतलब यदि हम इसको गर्म करते हैं तो जल्दी वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? तो बात समझ गए आप। एक एक करके हम समझते हुए चलेंगे। अगला आता है तीसरा कि इसका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। वही बात है कि इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों ही उच्च होता है। अब गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, सिंपल सा समझिए। यदि हम इसको गर्म करेंगे तो ना ही ये जल्दी पिघलेगा और ना ही ये जल्दी वाष्प में बदलेगा। समझ गए ना? इसका यही मतलब है। अब आपको डिटेल में पढ़ना है गलनांक और क्वथनांक क्या है। यूट्यूब पे लिखिए गलनांक किसे कहते हैं ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च करेंगे वीडियो आपको मिलेगा ही। समझ रहे हैं ना? अगला आता है इनका कर्णन एंथैल्पी उच्च होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। इनका कर्णन एंथैल्पी क्या होता है, उच्च होता है। ये भी अब कर्णन एंथैल्पी क्या होता है, इसको भी डिटेल में जब पढ़ाया होता है तो आपको समझ में आता। कर्णन एंथैल्पी का सिंपल सा मतलब है फिर यही समझ लीजिए कि कोई भी पदार्थ है उसके 1 मोल परमाणु में तोड़ेंगे तो उसे हम कर्णन एंथैल्पी कहते हैं। नॉर्मल शब्दों में आप समझ गए हैं, ठीक है ना? या आप सिंपल याद रखेंगे इनका कर्णन एंथैल्पी क्या होता है, उच्च होता है, अधिक होता है, ठीक है ना? अगला आता है डी ब्लॉक के किसी श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार लगभग घटता है। मतलब कहा ये जा रहा है कि जो डी ब्लॉक मतलब संक्रमण तत्व है या डी ब्लॉक का जो तत्व है उसकी श्रेणियों में हम क्या करेंगे, बाएं से, ठीक है, सॉरी, बाएं से हम क्या जाएंगे, दाएं की ओर जाएंगे। बाएं से दाएं की ओर जाते हैं मतलब इस ओर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे, बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो परमाणु आकार जो होगा वो लगातार या लगभग घटता है। अब क्यों घटता है यहाँ पे समझिए। यही ना डी ब्लॉक है ना, ठीक है? तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम इधर से इधर की ओर जाते हैं, बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो ये जो परमाणु है इनका आकार लगातार घटेगा। क्यों? प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण। अब प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है मैं थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आप देख रहे हैं कि 21 है, इसके इंडिया में 21 है, फिर से इधर जा रहे हैं तो 22 हो गया परमाणु क्रमांक। तो देख रहे हैं इधर से अगर हम इधर जा रहे हैं, बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं तो आवर्त सारणी में परमाणुओं का मतलब परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। देख रहे हैं 21 है, 22 है, 23 है, इस तरीके से बढ़ रहा है। समझ रहे हैं ना? तो परमाणु क्रमांक जब बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है और जैसे ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा, बढ़ेगा। अब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो वो क्या करता है, जो कक्षाएं होती हैं, इलेक्ट्रॉन होता है अपने अंदर खींचता है नाभिक, और जैसे नाभिक खींचेगा तो परमाणु का आकार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखिए मैं चाहता तो इसको डिटेल में बता सकता हूं बट समय कम है। मैं चाहता हूं कि कम समय में आपको अधिक टॉपिक समझाया जाए और डिटेल में आप जब तक ना पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा भी ना, तो फिर भी मैं कह सकता हूं कि मुझे कॉन्फिडेंट नहीं होगा, मुझे विश्वास नहीं होगा, पता नहीं आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको केवल इतनी बात कहूंगा कि डी ब्लॉक के श्रेणियों में बाएं से यदि आप जाएंगे तो परमाणु क्रमांक लगातार घटेगा। ठीक है, क्यों घटेगा कोई पूछते तो आप कहेंगे क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो उससे क्या होगा, तो आप कह दीजिएगा परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा, और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है तो भैया परमाणु का आकार जो होगा वो छोटा होगा। ठीक है ना, इतनी बात आप याद रखेंगे। एक बात यहाँ पे कंफ्यूज कर देगी तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब होता है कि जब कोई नाभिक किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, ये नाभिक है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो जब नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है तो वहां पे जो बल लगेगा वही बल प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है। समझ रहे हैं ना, तो यही बात है। तो इसी के कारण क्या होता है, सब होता है। चलिए डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, चलिए यहां तक हमने देख लिया था। अगला आते हैं, हमारा छठा है कि इनका आयनन एंथैल्पी S व P ब्लॉक के तत्वों के बीच में होता है।
मतलब ये कहा जा रहा है कि जो संक्रमण तत्व हैं या जो डी ब्लॉक का तत्व है उनका जो आयनन एंथैल्पी होता है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होता है, ठीक है ना। इसके बाद आता है सातवां कि डी ब्लॉक के किसी श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, यहाँ पे बढ़ना होना चाहिए था, ठीक है ना, मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं डी ब्लॉक के किसी भी श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आयनन ऊर्जा भी क्या होता है, बढ़ता है। यदि कोई भी श्रेणी हो या कोई भी आवर्त सारणी में कोई भी श्रेणी हो तो उसमें परमाणु क्रमांक बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो उसका आयनन ऊर्जा भी, उस परमाणु का आयनन ऊर्जा भी अधिक होगा। यही बात कहा जा रहा है कि डी ब्लॉक के किसी भी श्रेणी का परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आयनन ऊर्जा भी बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉन को तेजी से आकर्षित करेगा, उसीलिए क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा हार्ड नहीं है, एक एक दो बार पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। मैं सिंपल लैंग्वेज का यहाँ पे इस्तेमाल करके आपको बताने का प्रयास किया हूँ, अदरवाइज मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि ये सभी टॉपिक, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, परमाणु है, नाभिक है, ये सब क्लास 11 के टॉपिक हैं। तो आप बेहतर यही था कि आप वहाँ से पढ़ के आए होते तो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आता। और जो भी स्टूडेंट 11th का अच्छे तरीके से सब पढ़े होंगे उनको 90+ तो यहीं से समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको भी कुछ अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैंने अपने तरफ से पूरी प्रयास किया है कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ जाए। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा, यदि आप क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज पढ़ाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर वाइज ओनली पढ़ सकते हैं। समझ रहे हैं ना। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नोट्स के लिए कह रहे थे, मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री के यदि ऑल चैप्टर का नोट्स लेना चाहते हैं तो ओनली 99 रुपए में पूरे केमिस्ट्री का आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो लेने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे केवल आपको ओनली मैसेज कर देना है। किसी भी स्टूडेंट को रिक्वेस्ट है, फोन नहीं करना है, चेक भी नहीं करना है कि फोन लग रहा है या नहीं लग रहा है, आपको केवल व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। वहां से कहेंगे सर मुझे PDF नोट्स चाहिए, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। समझ रहे हैं ना। ओनली 99 ही है, बहुत ही हमने कम प्राइस रखा हुआ है, तो आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।